मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था जो एमपीओ का क्लास हम लोगों ने शुरू किया था, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली तीन चीजों को देखा था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि आपका रियल अकाउंट होता है, इसके बाद हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके बाद हमने देखा था बैलेंस शीट। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें हमने देखा था कि इसमें दोनों चीज रिकॉर्ड होता है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट इसमें आता है, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट भी इसमें आएगा। लेकिन अगर हम बात किया जाए कि इसमें से कौन सा आइटम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे, तो वो है हमारा सिर्फ रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू पेमेंट। रूल से अगर हम देखा जाए तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी पैसा आएगा वो रिसीट साइड लिखेंगे और जो भी पैसा जाएगा वो हम पेमेंट के साइड में लिखेंगे। ठीक है। अब जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये आपका नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि जो पैसा आया यानी कि रेवेन्यू रिसीट वो इनकम है, और वही इनकम कहां चला जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसी तरीके से जो आपने पेमेंट किया यानी कि रेवेन्यू पेमेंट, आपने जो पेमेंट किया पैसा, जैसे आपने सैलरी दिया या रेंट दिया, वो क्या होगा? पैसा आपका खर्च हो गया ना, पेमेंट किया यानी पैसा खर्च हो गया, रेवेन्यू आइटम वो आपका खर्च कर जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से वो डेबिट हो जाएगा। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में का जो रेवेन्यू आपका रिसीट है वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और रेवेन्यू पेमेंट जो कि रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में है वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। इसके बाद कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट की बात की जाए तो कैपिटल रिसीट आपका आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, और आपका कैपिटल पेमेंट आ जाएगा आपका एसेट साइड में, बैलेंस शीट के। रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग नेचर का होता है, यानी कि बार बार इनकम क्या होता है, बार बार होता है ना, ऐसा नहीं ना कि एक बार इनकम कमाए और सो गए, बार बार वो होने वाला है, यानी कि रेकरिंग नेचर का होता है। इस तरीके से आपका जो रेवेन्यू पेमेंट होता है वो भी क्या होता है? रेकरिंग नेचर का, यानी कि वो बार बार होता है। ठीक है ना। अब यहां देखिए सब इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है, कुछ इनकम है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आप हम देखेंगे कि सबसे पहला जो आइटम है वो है आपका सब्सक्रिप्शन। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन का अगर जनरल मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है चंदा मांगना। ठीक है ना। बट अब ऐसे कि अगर सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव हो रहा है, चंदा मांग रहे हैं, तो वो कहां जाएगा? वो आपका जाएगा रिसीट साइड में, यानी कि इनकम हो रहा है ना, पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड में जाएगा। यानी कि एक बात तो तय है कि सब्सक्रिप्शन आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सा साइड में दिखेगा? तो आपको रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन दिखेगा। रिसीट साइड में आपका रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? तो सब्सक्रिप्शन जो है आपका या तो रेवेन्यू रिसीट होगा या तो कैपिटल रिसीट होगा। अगर रेवेन्यू रिसीट होगा तो ये चला जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर ये कैपिटल रिसीट होगा तो ये चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन को अगर हम जनरल मीनिंग में समझे तो आप लोग क्रिकेट खेलते हो, बट ऑब्वियस आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो इतने लोग आप लोग क्रिकेट खेलते हो उसमें कभी आपका विकेट का जरूरत पड़ता है, कभी बैट का जरूरत पड़ता है, कभी बॉल का जरूरत पड़ता है। तो कई बार होता है कि आप क्रिकेट खेलते खेलते क्या करते हो कि आपका बॉल भुला जाता है, और जब बॉल खो जाने के कारण, अब ऐसा तो नहीं है कि आप ही एक मेंबर हो जो आपने पॉकेट से पैसा निकाल करके और नया बॉल खरीद के लाओगे। आप क्या करोगे कि चंदा इकट्ठा करोगे, सारे मेंबर्स जितने लोग भी आप खेल रहे हैं उनको बोलोगे कि आप जो है कुछ अमाउंट 10 रुपए या 20 रुपए लेकर आओ और हम एक नया बॉल खरीदेंगे। ठीक है ना। तो आप क्या मांग रहे हो? आप जो है एक तरीके से चंदा मांग रहे हो, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं,
अपने गेम को कंटिन्यू करने के लिए आप चंदा मांग रहे हो, ठीक है ना। तो चंदा मांग रहे हो तो वो रिसीट हो रहा है, यानी कि ये जाएगा आपका रिसीट साइड में। और चूंकि रिसीट हो रहा है, अब चंदा क्या एक बार मांगोगे, बार बार नहीं मांगोगे, नहीं। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चंदा जो होता है वो बार बार, चाहे मेंबर से मांगे, चाहे आउटसाइड वाले से, किसी बाहर वाले से मांगे, चंदा आपको हर बार रेकरिंग नेचर का होता है, यानी कि वो इनकम नेचर का होता है, ठीक है ना। तो जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो किस नेचर का हो गया, देखिए यहाँ पर रेकरिंग नेचर का है। और अगर रेकरिंग नेचर है तो ये कौन सा रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो इसका नेचर हो गया आपका रेकरिंग नेचर का होता है। और रेकरिंग नेचर के होने के कारण ये आपका कहां जाएगा, सब्सक्रिप्शन आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड, यानी क्रेडिट साइड में आपका जाएगा। ये बात समझ में आई, ये कहां जाएगा आपका इनकम साइड में चला जाएगा। यानी कि सब्सक्रिप्शन जो होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से इनकम है, रेकरिंग नेचर का, बार बार होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन समझ में आया। दूसरा जो है वो होता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी या इसको आप बोल सकते हैं एडमिशन फी। सबसे पहले जानिए, या एंट्रेंस फी है या एडमिशन फी, ये फी रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहां दिखेगा, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी कहां दिखेगा, आपका रेवेन्यू रिसीट में दिखेगा, यानी कि एक तरह से बोलिए कि रिसीट साइड में दिखेगा, यानी कि वो इनकम है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, या कहीं भी आप जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, एडमिशन लेना पड़ता है, यानी कि एंट्रेंस के लिए आपको एडमिशन लेना होता है। तो जिम भी जाते हो या फिर आप किसी कॉलेज, किसी स्कूल, कहीं भी गए तो पहले आपको संस्था से जुड़ना होता है, और जुड़ने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक फी देना होता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिशन फी। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो एडमिशन फी है वो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर का कहने का मतलब क्यों, एक मिनट, रेकरिंग नेचर का होता है, कहने का मतलब है कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो जुड़ते रहते हैं, तो बार बार ऐसा नहीं ना है कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया, हमने मान लीजिए कि अपने कॉलेज में एक बार एडमिशन ले लिया, कोई मेंबर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनता है, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो रेकरिंग नेचर का इसलिए होता है क्योंकि जो मेंबर है वो तो बार बार आते हैं और बार बार एडमिशन फी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में इस साल एडमिशन हुआ और अगले साल एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि बच्चे तो हर बार आते हैं, है ना, और हर बार वो एडमिशन फी देते हैं। तो हर बार देते हैं, तो ये हमारा कुछ लोग कहते हैं कि ये रेकरिंग नेचर का होता है। अगर इसको कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये रेकरिंग नेचर का होता है तो बट ऑब्वियस है कि ये आपका रेवेन्यू रिसीट होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा। और अगर रेवेन्यू रिसीट होगा, इनकम साइड रिसीट साइड में आपका है रेवेन्यू रिसीट है, अगर ये रेवेन्यू रिसीट है तो ये कहां चला जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में चला जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का कहना होता है ये चला जाएगा पहले इनकम साइड में, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, एडमिशन तो कोई भी मेंबर है वो एक बार एडमिशन लेता है। क्या आप किसी कॉलेज में बार बार एडमिशन लेते हो, क्या किसी स्कूल में बार बार एडमिशन लेते हो, या कहीं जिम करने जा रहे हो तो सेंटर में क्या बार बार एडमिशन लेते हो, कहीं आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो तो क्या आप एक बार के बजाय बार बार एडमिशन देते हो, नहीं। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नॉन रेकरिंग का नेचर का होता है तो इनकम है, तो मतलब रिसीट ही एक तरह से कह सकते हैं। ये जो है आपका आएगा कहां पे, रिसीट साइड में जाएगा। एडमिशन फी एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिशन लेंगे तो आपका वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा, दिखेगा तो आपका रिसीट साइड में, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नॉन रेकरिंग नेचर का होता है क्योंकि जो स्टूडेंट है या कह सकते हैं जो मेंबर है वो बार बार एडमिशन नहीं देते, तो ये
नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया, और चूंकि नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया तो ये किस तरीके का रिसीट मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा आपका कैपिटल रिसीट। और अगर कैपिटल रिसीट मान लिया जाएगा तो फिर ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसको हम मिटा रहे हैं। अगर आपके बुक में जो आपका एंट्रेंस फी या एडमिशन फी जो है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसको रेवेन्यू रिसीट मानते हुए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के इनकम साइड में भेज दीजिएगा। और अगर कोई इसमें कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो आपका एंट्रेंस फी जो है इस टू बी कैपिटलाइज, अगर उसको कैपिटलाइज करना है, उसको कैपिटल अकाउंट में भेजना है तो आप कहां कर दीजिएगा, लायबिलिटी साइड में लिखा दीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो आपका थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका लाइफ मेंबरशिप फी। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है लाइफ मेंबरशिप फी। नाम से पता चला लाइफ मेंबरशिप, यानी लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाना। जैसे अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहें, आप जो है अपने स्कूल कॉलेज में बहुत सारे दोस्तों से मिलते हो, बहुत सारे फ्रेंड बनाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो और दोस्ती करते हो, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो फ्रेंड पीछे छूटते जाते हैं, है ना, और नए नए फ्रेंड बनते जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि आप एक सर्टेन एज में आने के बाद आप क्या करते हो कि एक किसी पर्सन को चुनते हो और लाइफ टाइम आप उसके साथ रहना चाहते हो, यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हो, ठीक है ना, तो जब शादी करना चाहते हो तो किसी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से किसी के साथ परमानेंटली जुड़ना चाहते हो। इसी तरीके से अगर बात किया जाए लाइफ मेंबरशिप फी की, तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि लाइफ टाइम एक किसी संस्था से जुड़ने के लिए लाइफ मेंबर यानी लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए एक लमसम अमाउंट आपको एक फी के रूप में देना होता है एक बार में, है ना। तो लाइफ मेंबर जो फी आप दीजिएगा लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए जो आप फी दीजिएगा वो किस नेचर का हो जाएगा, क्या ये रेकरिंग नेचर का है, क्या ये बार बार होगा, नहीं, बार बार अगर आप लाइफ मेंबरशिप फी दीजिएगा तो एक बार पूरे जिंदगी भर के लिए मेंबर बनने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबर बनने के लिए आप क्या करिएगा, एक बार में ही फी को पेमेंट कर दीजिएगा। तो लाइफ मेंबरशिप कहां आएगा, रिसीट साइड में। ये कि लाइफ मेंबरशिप जो है एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, और चूंकि ये आप बार बार लाइफ मेंबरशिप फी नहीं देते हो तो किस नेचर का हो जाएगा, वो नॉन रेकरिंग नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा, नॉन रेकरिंग नेचर का हो जाएगा। और चूंकि अगर ये नॉन रेकरिंग नेचर का हो जाएगा तो इसको कैपिटल रिसीट मान लिया जाएगा। कैपिटल रिसीट मान लिया जाएगा, और चूंकि इसको कैपिटल रिसीट जब माना जाएगा तो ये आपका कहां दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये बात समझ में, यानी लाइफ मेंबरशिप कहां चला जाएगा, इसकी कैपिटल रिसीट होता है और ये चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। ठीक है, बात समझ में। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका एंडोमेंट फंड। जहां भी फंड शब्द का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा ये मान लीजिएगा कि ये लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। फंड का मतलब लायबिलिटी, दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, एंडोमेंट फंड क्या होता है, एंडोमेंट फंड हो गया कि जैसे किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट के तौर पे पैसा रिसीव हुआ, ठीक है ना। कोई कंपनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एज ए गिफ्ट कुछ रकम दे सकती है, कोई दूसरी संस्था कोई भी दे सकता है, कोई दूसरा एनजीओ भी आपको गिफ्ट के तौर पे एंडोमेंट फंड दे सकता है। यानी कि ये क्या होता है आपका, ये आपके लिए गिफ्ट होता है। और आप बताइए
कि क्या गिफ्ट जो है वो आपको बार बार मिलता है क्या? जी नहीं, गिफ्ट तो आपको हर बार नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका बर्थडे होता है और आपके फ्रेंड लोग आते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो गिफ्ट लेकर आए, लेकिन कई बार होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो लेकर नहीं आ पाए गिफ्ट, सो सॉरी। बाहर में तो कहते हैं, आप उनके सामने तो कह दोगे कि ठीक है कोई बात नहीं लेकर आए, ऐसे में लेकर आना नहीं था, लेकिन अंदर अंदर क्या करोगे, गिफ्ट तो लाना चाहिए था। यानी कि गिफ्ट जो है एक तरीके से आपका जो भी पैसा अगर गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलरली आपको मिले, वो रेकरिंग नेचर का हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा। कोई कंपलसरी है गिफ्ट देना किसी लेकर, किसी के लिए कोई गिफ्ट देना कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये किस नेचर का हो गया, ये हो गया आपका नॉन रेकरिंग नेचर का, ठीक है ना। गिफ्ट अगर मिल रहा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कहां दिखेगा, रसीद साइड में दिखेगा, और रसीद साइड में दिखेगा तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का होगा, और अगर ये नॉन रेकरिंग नेचर का हो जाएगा तो ये आपका चला जाएगा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो इंडोमेंट फंड कहां चला जाएगा आपका, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये पॉइंट नंबर 4 होगा, ठीक है। इसके आगे इसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है आपका डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। अब ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। लोग दान दक्षिणा करते हैं, है ना। जैसे आप भी कभी होता है कि किसी मंदिर को दान देते हैं, किसी मंदिर को बनाने के लिए या मंदिर को चलाने के लिए आप दान देते हो, है ना। तो डोनेशन का मतलब हो गया दान। लेकिन इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है जनरल डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, इसके बीच में आप अंदर को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा आपको 20,000 रुपया देते हैं, मान लीजिए यहां पर एज ए डोनेशन, है ना। ऐसे अगर आपके पापा आपको कुछ पैसा देते हैं तो वो डोनेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए इसको एज ए डोनेशन कि आपके फादर ने आपको 20,000 रुपए का डोनेशन दिया और उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पैसे को कहां खर्च करना है। तो आप क्या कहिएगा कि अपने फ्रेंड को फोन लगाइएगा और बोलिएगा अरे मेरे पापा ने हमको 20,000 रुपए दिया है। तो बोलेगा चलो फिर पार्टी करते हैं, बोलेगा चलो फिर पार्टी करते हैं, निकलते हैं पार्टी के लिए। तो इसमें से मान लीजिए कुछ रकम वो पार्टी में करने के लिए मान लीजिए 4,000 रुपीज जो है वो खर्च कर दिया पार्टी करने में, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए आपको मन करेगा कि अरे 20,000 रुपए तो अभी भी 4,000 भी खर्च किया है, 16,000 रुपए अभी भी बाकी है। एक और काम करते हैं हम कि 6,000 रुपए का क्या करते हैं, हम कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं, क्लोथ्स वगैरह कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक तरीके से 10,000 रुपए इसमें से चला गया। अब फिर मान लीजिए आपका मन करता है कि इस 20,000 में से एक मोबाइल फोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 10,000 रुपए का एक मोबाइल फोन ले लेते हैं, मोबाइल फोन ले लेते हैं। यानी कि आपको जो जनरल डोनेशन आपके फादर तरफ से मिला, ये बता करके बिल्कुल नहीं मिला कि इस पैसे को कहां खर्च करना। आप अपनी मर्जी से इन पैसे को चाहे जो मर्जी जहां खर्च कर सकते हैं। अब चूंकि आप जनरल डोनेशन है 20,000 रुपए को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो ये क्या एक तरीके से अपने मर्जी से खर्च कर रहे हैं सारे पैसे को। अब अपने मर्जी से इन पैसों को खर्च कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो डोनेशन आपको मिला, ये डोनेशन कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है क्या? क्या आपके फादर ने बोला है कि इस पैसे को आपको इस कॉलेज का फी जमा कर दो या फिर इस पैसे से आप दवाइयां ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो जब कुछ भी नहीं कहा है तो जनरल डोनेशन को आप क्या मानेंगे, जनरल डोनेशन को आप
अपना इनकम मान लोगे, ठीक है ना। जनरल डोनेशन को आप अपना इनकम मान लोगे, क्योंकि कोई लाइबिलिटी आपके फादर ने कहा क्या, कोई दवाइयों पे ले आओ, अपने बुक्स ले आओ, या ये काम कर लो, वो काम कर लो, कुछ भी नहीं कहा। तो भाई इनकम मान लो, और इनकम मान लो तो जहां मर्जी वहां खर्च करो। लेकिन अब बात आता है स्पेसिफिक डोनेशन का। स्पेसिफिक डोनेशन, अब फिर से आपके फादर ने क्या आपको 20,000 रुपए दिया, ठीक है, एज ए डोनेशन मान लो। अब ये 20,000 रुपए दिया, इस बार आपके फादर ने कहा कि बच्चा देखो ये जो 20,000 रुपए है ना, ये जाके कॉलेज फी जमा कर दो। यानी कि इस बार आपको फादर ने कहा डोनेशन फॉर कॉलेज फीस। इस बार आपके फादर ने पर्पस को डिफाइन कर दिया, ये 20,000 रुपए कहां खर्च करना है। डोनेशन तो ये भी है और डोनेशन तो ये भी है, ठीक है ना, ये भी डोनेशन है, ये भी डोनेशन है। लेकिन इस बार आपके पापा ने, आपके फादर ने कहा कि ये जो आपका पैसा 20,000 रुपए कॉलेज फी जमा करना है। फिर से आपके ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बोला 20,000 रुपए मिला है, बोला चलो पार्टी कर लेते हैं, क्या आप इस 20,000 रुपए से पार्टी कर लोगे? बोलोगे नहीं नहीं, ये तो हमको कॉलेज फी जमा करना, पार्टी नहीं कर सकते हैं। फिर बोलोगे चलो कुछ मन करेगा आपको, कुछ कपड़े खरीद ले, क्या कुछ आप कपड़े खरीद सकते हो? नहीं, आपके ऊपर एक बोझ बन गया, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया आपके माइंड में। आपको लग रहा है कि ये पैसे अगर हम खर्च कर दिए, कॉलेज फी नहीं दिए, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, और फिर कल को फादर आपको कहेंगे कि सो आपको कॉलेज फी तो तुम्हें दिया था, फिर बोलेगा मैंने यहां वहां खर्च कर दिया। नहीं, आप इस पैसे को कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हो, ना ही आप इससे पार्टी कर सकते हो, ना ही आप इससे अपने कपड़े खरीद सकते हो, ना ही मोबाइल कर सकते हो, क्योंकि पर्पस आपके फादर ने डिफाइन कर दिया कि डोनेशन फॉर किसके लिए? तो कॉलेज फी के लिए। जैसे ही पर्पस डिफाइन कर दिया, आपके सर पर एक बोझ आ गया, एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, समझे? तो जो स्पेसिफिक डोनेशन है उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। डोनेशन फॉर कॉलेज फी अभी माना, जिसको अपना लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर एनपीओ की बात की जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको दिया रहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी डोनेशन आपको मिला, दान दक्षिणा की राशि आपको मिली, लेकिन किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के पर्पस से मिला। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, यानी कि जब फोर लग जाता है, फोर के आगे कुछ आता है तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है, इसीलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल जो भी होगा, ये आपका कहां जाएगा? ये आपका जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। और आपका जो जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, ये कहां चला जाएगा आपका? ये सब आपका जनरल डोनेशन चला जाएगा इनकम साइड में। कहा इनकम साइड में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, ठीक है ना। यानी कि जब आपके रिसीट एंड पेमेंट में डोनेशन दिया है, सिर्फ डोनेशन, कोई स्पेसिफिक पर्पस कुछ भी डिफाइन, कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ डोनेशन है, तो आप उसको भेज दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में। और अगर बोला रहेगा कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, अगर पर्पस डिफाइन है, तो वो फिर आपका चला जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है, बात समझ में? अच्छा, ये दोनों बातें समझना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 जो है आपका, वो हो जाता है लेगेसी। क्या होता है लेगेसी? डोनेशन और लेगेसी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। डोनेशन आपको तब मिलता है जब कोई पर्सन जिंदा हो, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई इंसान आपको डोनेट कर रहा है पैसा, तो इंसान जिंदा है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि कमा तो बहुत रहा है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत संपत्ति बना लिया, लेकिन इन सब संपत्ति और प्रॉपर्टी को बनाने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं होती, यानी कि उनका कोई आगे इस संपत्ति को संभालने वाला कोई होता नहीं है, ठीक है ना। तो उनके कोई बच्चे नहीं होते कि आगे कोई संपत्ति को संभाले। तो इस केस में क्या करता है वो पर्सन कि बोलता है कि इतना कमाए, जिंदगी भर की कमाई है,
मेरे मरने के बाद किसको जाएगा? तो फिर वो क्या करता है कि हम किसी संस्था को, किसी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम ये पैसा मेरे मरने के बाद ये सारा का सारा मेरा प्रॉपर्टी जो भी पैसा है वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा उस एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खाते में, ठीक है ना। तो डोनेशन और इसमें क्या अंतर है? वो जिंदा रहते और ये मरने के बाद आपको कहां ट्रांसफर हो जाएगा? तो ये आपको ट्रांसफर हो जाएगा एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, उस पर्सन के मिलने के बाद सारे प्रॉपर्टी का वो मालिक हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लेगेसी है क्या ये रेकरिंग नेचर का है? इनकम तो है, रिसीट साइड लिखेगा, इनकम तो है, लेकिन क्या ये आपका रेकरिंग नेचर का है? क्या कोई बार बार कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर दे, किसी एनपीओ के नाम कर दे? नहीं, ये तो हर बार नहीं होगा ना कि हर बार कोई ऐसा होगा। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का है। और चूंकि ये पैसा आपको मिलेगा तो रिसीट साइड में लिखेगा, और नॉन रिकरिंग नेचर का है तो ये कौन सा रिसीट हो जाएगा आपका? कैपिटल रिसीट हो जाएगा। और अगर कैपिटल रिसीट होगा तो फिर ये आपका लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, यानी लेगेसी जो है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद जो है 7 नंबर पॉइंट, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर किसी आपने पुराने जो आपका ओल्ड एसेट्स पड़ा हुआ है, ओल्ड एसेट्स, इसको बेच दिया, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अपने किसी पुराने सामान को आप बेच दिए। जैसे मान लीजिए फर्नीचर, 5,000 रुपए का फर्नीचर है, ठीक है, 5,000 रुपए का फर्नीचर है। फर्नीचर आपके लिए एसेट्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बैलेंस शीट कौन सी साइड में दिखेगा? एसेट साइड में आपका फर्नीचर दिखेगा, ठीक है ना। अब इस फर्नीचर को आप बेच दे रहे हो, मान लीजिए 5,000 के फर्नीचर को आपने बेच दिया 5,500 रुपए में बेच दिया। फर्नीचर आपका दिख रहा होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 5,000 आपने बेच दिया। जैसे ही आपने फर्नीचर को बेचा, ये फर्नीचर चला गया, लेकिन फर्नीचर तो 5,000 का चला गया, लेकिन आपको प्रॉफिट कितने का हुआ इससे, यानी गेन कितने का हुआ? 500 रुपए का आपका इसमें प्रॉफिट हुआ। तो 500 का ये जो प्रॉफिट है ये कहां चला जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी फर्नीचर को, 5,000 के फर्नीचर को आप बेच देते हो कितने में? सिर्फ 4,500 में बेचते हो। 5,000 का फर्नीचर को 4,500 रुपए में बेच दिया। क्या आपको 500 रुपए का लॉस नहीं हो रहा है? 500 रुपए का लॉस नहीं, घाटा नहीं हो रहा है। 4,500 का था, 5,000 का था, 4,500 में आपने बेच दिया, 500 का घाटा होगा। ये 500 रुपए फिर कहां दिखेगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंस में लॉसेस और जो फायदा हुआ वो क्रेडिट और इनकम में, ठीक है। सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये बात आपको समझ में आया। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, सेल ऑफ न्यूज पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल्स। अब कई बार होता है कि आपका जो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कई बार होता है कि रद्दी का अखबार बेच दिया जाता है, या स्पोर्ट्स मटेरियल की बात की जाए। स्पोर्ट्स मटेरियल की बात की जाए तो जैसे आप अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो, तो स्पोर्ट्स क्लब में पुराना विकेट, पुराना बॉल, पुराना बैट वगैरह होता है, वो सबको बेच करके कुछ पैसा कमाओगे, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है? अगर आप इसको बेचोगे और इससे जो कमाए होगा वो आपका इनकम होगा,
क्या होगा आपका? आपके लिए इनकम होगा, और चूंकि आपके इनकम होगा तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, ये लास्ट पॉइंट आपको बताएंगे हम, पॉइंट नंबर 9, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम याद रखिएगा, यहां देखो पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये जरूर आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है? ये आपका जो पेमेंट कर रहे हैं वो किसी के सम्मान में कर रहे हैं, यानी कि वो जो आपका पर्सन होगा वो आपके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम्प्लॉय नहीं होगा। ये कोई बाहर से मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए कुछ लोग आते हैं, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, या कोई हॉस्पिटल हो गया, वहां पे क्या होता है, लोग कुछ नेता लोग या कुछ लोग आते हैं जो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आते हैं। ठीक है ना, तो जो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आते हैं उनके सम्मान में, ऑनर में, सम्मान में आप कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। आपके सम्मान में या तो कुछ पैसा दे दिया, या फिर होता ना तौलिया उठा दिया, गुलदस्ता दिया, कुछ भी दिया उनको, तो ये पैसा आपका खर्च हो गया। खर्च हो गया तो ये कौन सा साइड में चला जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में आपका चला जाएगा, यानी कि ये पेमेंट आपका कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि पैसा आपका खर्च हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर जो कुछ टाइप का इनकम है या एक्सपेंस है। लेकिन इसके बाद अगर बात किया जाए कि सर एक्सपेंडिचर में क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर साइड में आपका वही नॉर्मल जो होगा, वेजेस होगा, सैलरी होगा, रेंट होगा, यही सब आपका जो आपने प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, लगभग आपका इनकम वही होगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, बात समझ में आए या ना आए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कॉलेज का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम भेज सकते हैं। बाद में हम नेक्स्ट जब आपका क्लास आएंगे तो वो सारे प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू।